सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह होगा हिंदी व्याकरण से रिलेटेड। खास करके हिंदी व्याकरण इसलिए आपके समक्ष रख रहे हैं कि सामने एग्जाम है आपका टीचर का, और उस एग्जाम में थोड़ा सा कठिन सवाल तो रखे ही जाएंगे, और वो कठिन सवाल रखे जाएंगे जिसको हम लोगों को पार करना है, आगे बढ़ना है, देखना है और जंग जीतना है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, और छोटा टॉपिक कैसे कहें, कोई भी टॉपिक छोटा नहीं होता, सोच हमारी छोटी या बड़ी हो सकती। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, जो जाना माना टॉपिक है और आपने खूब पढ़ा भी है। टॉपिक है संज्ञा। आज हम संज्ञा को ही पढ़ेंगे। पहले परिभाषा को जान लेते हैं। परिभाषा संज्ञा की है, जैसा कि पहले से हम लोग संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। संज्ञा की परिभाषा जानते हैं, उस परिभाषा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसा कि आपको भी पता है। यहां संज्ञा की परिभाषा थोड़ा सा दूसरे ढंग से हम जानेंगे। बात वही है, भाव वही है, कोई अंतर नहीं है। यहां लिखेंगे जिसका अस्तित्व होता है या अस्तित्व होने की कल्पना की जाती है। और इसी को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जिसका अस्तित्व होता है या अस्तित्व होने की कल्पना की जाती है, इसको संज्ञा कहते हैं। अगर मैं कहूं कि जिसका अस्तित्व होता है, अगर एक शब्द अगर इतना ही लिखूं यहीं तक, अब इस पर आधारित बहुत सारी बातें निकलती है। ये 2 पॉइंट को निर्दिष्ट करता है। पूर्व की परिभाषा में हम लोग जो पढ़े उसमें थोड़ा उसी का परिवर्तन कर दिया गया है। इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा। यहां भी वही है, अलग कुछ है नहीं, लेकिन यहां अस्तित्व की कल्पना करते हैं या जिसका अस्तित्व होता है। अगर मैं कहूं कि अस्तित्व अगर होता है तो व्यक्ति का अस्तित्व है ही, वस्तु का भी है, अस्तित्व तो वहां भी है। लेकिन अगर क्वेश्चन इसी परिभाषा से आधारित आपसे अगर सवाल पूछे कि इसमें क्वेश्चन डाल दें, जिन शब्दों का अस्तित्व है, या शब्द न डाले, जिनका अस्तित्व है या जिसका अस्तित्व है। जिन शब्दों का अस्तित्व भी दिया जा सकता है, जिन शब्दों का अस्तित्व है वह क्या है, वह क्या है। अगर ऐसा है तो कोई भी वस्तु अगर यहां पर रख दे तब वस्तु का भी तो नामकरण होता है, नाम होता है। अब यहां पर वस्तु पहला है, दूसरा अगर ले ले संज्ञा,
तीसरा ले लें दोनों, और चौथा ले लें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर मैं ऐसा कहूं यहां पर, तो आपको ये दोनों होगा, ये तीसरा ऑप्शन ही सही होगा। आपके नजर में तो ऐसा ही चलेगा ना। लेकिन अगर जैसे आप तीसरे ऑप्शन पर टिक करोगे, ये गलत हो जाएगा। गलत होगा। अगर ये तीसरा ऑप्शन आपका दोनों है, इसमें कौन सही है? जिन शब्दों का अस्तित्व है, वो वस्तु है, वस्तु का अस्तित्व तो होता ही है, संज्ञा का भी अस्तित्व होता है, संज्ञा का भी अस्तित्व होता है। अगर मैं दोनों कहूं तो क्या ये गलत होगा? थोड़ी देर के लिए मैं रुकावट डाल के गलत किया कि आपके दिमाग को परखना भी तो जरूरी होता है यहां पर। अगर मैं वस्तु कहूं फिर भी सही, और संज्ञा कहूं फिर भी सही, तो ये दोनों अगर सही है तो दोनों को ही टिक करना आवश्यक है। लेकिन अगर मैं यहां पर कह दूं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे दूं पहला वस्तु और दूसरा संज्ञा और तीसरा दे दूं दोनों और चौथा दे दूं इनमें से कोई नहीं, मैंने कोई नहीं है, तो आपको क्या यहां पर दिख रहा है? यहां पर आपको दोनों करेंगे तो गलत होगा, यहां पर संज्ञा आपको लिखना जरूरी होगा। अगर वस्तु है तो उसकी कल्पना नहीं करिए आप, वो दिखेगा। यहां कल्पना की भी बात आ जाती है। अगर यहां सवाल खड़ा हो कि वस्तु का अस्तित्व तो होता ही है और वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, तो क्या सभी संज्ञाएं वस्तु होती है? सवाल यहां पर है, क्या सभी संज्ञाएं वस्तु होती है? नहीं। क्या सभी वस्तुएं संज्ञा होती है? तो हां। अब ये दोनों दो बातें आ गई यहां पर। ये संज्ञा एक पावर है और वस्तु उसकी एक छोटी इकाई है। ये पावर है और उसकी एक छोटी इकाई वस्तु है। इसलिए यहां पर हम लोगों को ध्यान देना है कि ये चीज एक समाहित करता है सारी चीजों को। ये वस्तु को भी समाहित करेगा, व्यक्ति को भी समाहित करेगा, भाव को भी समाहित करेगा, भाव गुण को समाहित करेगा, सबको समाहित कर लेता है। द्रव्य को समाहित कर लिया, इसका पेट बड़ा है, इसका छोटा हो जाता है, इसी का पार्ट्स है। अगर मैं कहूं कि संज्ञा अगर बाप है तो वस्तु उसका बेटा होगा, संज्ञा अगर फादर है तो उसका सन वस्तु होगा, वस्तु कभी बाप नहीं बनेगा। ये बात इसलिए मैंने कहा कि अगर ये दोनों लाइन कंप्लीट है, जिसका अस्तित्व होता है या अस्तित्व होने की कल्पना की जाती है, तो ओनली संज्ञा है, या जिन शब्दों का अस्तित्व है तो उस वस्तु भी होगा और संज्ञा भी होगा। इसलिए यहां दोनों टिक किया होगा। दो क्वेश्चन इसमें बताए आपको। तीसरा क्वेश्चन भी लेते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये परिभाषा अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और इसी रूप में आपसे संज्ञा से सवाल पूछेगा तो इसी रूप में, अगर सिंपल सा सवाल पूछेगा तो सिंपल का जवाब देने के लिए तो आप तैयार ही रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में डाल देते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन है
अब यहां पर संज्ञा के भेद भी बताए गए, 5 भेद, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। व्यक्तिवाचक, पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, अब व्यक्तिवाचक की बात आती है, आप जानते हो इसमें कि किसी खास स्थान, व्यक्ति या वस्तु, लेकिन खासी की बात यहां चल रही, तो उसको व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखा जा सकता है, जिसमें कहा गया कि व्यक्ति विशेष का वर्णन हो। और अगर दूसरा जातिवाचक कहूं, दूसरा जातिवाचक, तो इसमें जाति भर का बोध होता है, माने संपूर्ण जाति का बोध होता है। अब जैसे देखो यहां पर मैं 2 कट कर देता हूं, ये अभी 2 ही बता रहा हूं। व्यक्तिवाचक, अब यहां है, यहां पर रखूं राम, यहां एक शब्द रखा, राम व्यक्तिवाचक है। और राम क्या है? एक लड़का होगा, यहां लड़का। अगर राम एक लड़का है, यहां पर लिखूं कि यहां पर लिखता हूं राम एक लड़का है, एक लड़का है, एक लड़का है। अगर यहां लिख देता हूं, अगर अंडरलाइन इसको करके आपसे पूछा गया तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक है, और ये क्या है? तो जातिवाचक है। यहीं पर आपने देखा कि राम तो लड़का है, राम व्यक्तिवाचक, और लड़का अगर है, राम तो लड़का है होगा ही, तो ये जातिवाचक। अगर मैं कहूं रीता, रीता, और यहां पर नीचे लिखूं स्त्री, रीता एक स्त्री है, तो रीता व्यक्तिवाचक है और स्त्री जातिवाचक है। यानी स्त्री कहने का मतलब कि संसार में जितनी स्त्रियां हैं सबको संबोधित, स्त्री जाति का बोध यहां हो रहा है, और यहां लड़का जाति का बोध हो रहा है। इस रूप में आपको लेना है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का, ये रूप, इसी रूप में आपको लेना है, तब ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप द्रव्यवाचक को जानते हो, आप समूहवाचक को जानते हो, आप भाववाचक को जानते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, तो आपने देखा 2 यहां जातिवाचक एग्जांपल भी बता दिया यहां पर। भाववाचक, भाववाचक, और चौथा है द्रव्यवाचक, और 5वां है समूहवाचक। और ये सारी चीजों का आप अलगाव कर लेते हो। व्यक्ति विशेष का, खास व्यक्ति का वर्णन होता है, खास व्यक्ति वस्तु का, यहाँ पूरी जाति का बोध होता है, और यहाँ रूप, रंग, स्वभाव, गुण का बोध होता है। भाववाचक हो गया। द्रव्यवाचक किसी वस्तु का बोध होता है, सोना चांदी जो भी है, गेहूं या तेल डालडा घी जो भी है, द्रव्यवाचक। और समूहवाचक झुंड, सेना, दल, तो ये सारे समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं, और इसकी परख आप आराम से कर लोगे। यहां इसकी आवश्यकता हम महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब संज्ञा पर आ रहे हैं तो थोड़ा सा इसको रखना जरूरी हो गया। अब देखिए संज्ञा के रूप और रचना में परिवर्तन।
अब थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। संज्ञा के रूप और रचना में परिवर्तन। अगर क्वेश्चन आपका है संज्ञा के रूप और रचना में परिवर्तन का आधार, कहीं ना कहीं कोई भी चीज आधार पर निर्भर करता है। जब तक आधार नहीं होगा तो उसके रूप में कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा। संज्ञा के रूप, रचना में परिवर्तन के आधार कितने हैं? तो संज्ञा के रूप, रचना में परिवर्तन के आधार, अब इसमें विकल्प अगर दे दे 4, 3, 2, 1 या इनमें से कोई नहीं, तो आपको 3 ही जानना है। कितने हैं? 3 हैं, याद रखना ही पड़ेगा। अब 3 हैं, तो ये 3 कौन कौन से हैं, इसको भी जानना जरूरी है। 3 में आप याद रखेंगे, पहला लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक, ये 3 के अकॉर्डिंग ही इसके रचना में परिवर्तन होते रहते हैं। अगर ये आपको याद है कि आप ही से पूछे कि संज्ञा के रूप, रचना में परिवर्तन ये कौन कौन से आधार है, कितने आधार हैं, तो आंसर देंगे 3, और कौन कौन से हैं तो 4 गो ऑप्शन दिया जा सकता है। और आपको याद रखना चाहिए लिंग, वचन और कारक। जहां ऑप्शन में ये दिखता है उसको टिक करना आवश्यक है। और ये ढेर सारी बातें होंगी। अगर मैं एक और सवाल डाल देता हूं इस पे, कि अगर कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन संज्ञा है, इस टाइप का क्वेश्चन रखेगा। निम्नलिखित में कौन संज्ञा है, कौन संज्ञा है। अगर ऐसा पूछा है तो ऑप्शन दिया है क्रोध, दूसरा ऑप्शन है क्रोधित, तीसरा है क्रुद्ध, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप यहां पर देखोगे कि सब एक रेंज में दिख रहा है, किसको कभी कभी भ्रम हो जाता है, लेकिन ये संज्ञा है, बाकी ये सारे संज्ञा नहीं है। इसमें क्रोधित और क्रुद्ध संज्ञा नहीं है, क्रोध संज्ञा है। और अगर पूछे कि इसमें एक माने, अगर ये आप ही से पूछे कि कौन सा संज्ञा है यहां पर, तब क्रोध तो आप जानते हो कौन सा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इस रूप में क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। जनरल और आम वे में क्वेश्चन पूछने की संभावना कम होती है। अब क्वेश्चन हल्का और कठिन, कोई कठिन नहीं होता, पढ़ने पर कठिन भी हल्का दिखता है और नहीं पढ़ने वाले के लिए आसान भी कठिन दिखता है।
लेकिन स्टूडेंट की संख्या अगर अधिक होती है तो क्वेश्चन का लेवल भी टॉप होता है। स्टूडेंट की संख्या अगर कम होती है तो क्वेश्चन का लेवल आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग टॉप लेकर ही चले, दोनों लेकर चले, आसान भी पढ़ लेंगे इस बीच और टॉप भी पढ़ लेंगे, दोनों साथ साथ लेकर चलें। तो जैसा कि संज्ञा टॉपिक दिया और इसको बताया, आपके दिमाग में अगर ये बात आ गई, आपके लिए उपयोगी दिख रहा हो, आपके लिए आवश्यक हो, लाभप्रद हो, ज्ञानवर्धक हो, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट लगता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सुपर 100 क्लासेज को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।